नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। A1 टीवी का खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को यहां बुलाते हैं ताकि वो आपकी समस्याओं को सुलझा सकें और पूरी जानकारी आप सभी के साथ में साझा कर सकें। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ डॉक्टर स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं सीनियर रेटिना स्पेशलिस्ट महात्मा गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर विनीत प्रधान जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। डॉक्टर साहब, आंखें एक शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है और दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया को देखने के लिए आंखें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आंखों का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेटिना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रेटिना होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने भारती जी, और मैं 2 मिनट टाइम ही लेना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आंखें ही हमको सारी दुनिया दिखाती हैं जी। तो उसको साधारण भाषा में समझने के लिए हम ये मान लें कि हमारी आंख जो है वो एक कैमरा है। और जैसे एक कैमरे के अंदर आज के ज़माने में मोबाइल कैमरेज हैं, डिजिटल कैमरे हैं, या पहले के ज़माने में जो रील वाले कैमरे होते थे, तो कैमरे के अंदर एक लेंस होता है, बीच की एक जगह होती है और पीछे एक रील होती है। ऐसे हमारी आंख के अंदर आगे एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है, बीच की एक जगह होती है और पीछे एक रील होती है। तो आँख की जो रील है उसको रेटिना बोलते हैं। अगर किसी कैमरे की रील ख़राब है तो उसमें अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी। उसी तरह से आँख की अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम है तो सामने आपने चश्मा लगाया हो, नहीं लगाया हो, सस्ता चश्मा हो, महंगा चश्मा हो, मगर अपने को दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए रेटिना वो एक झिल्ली है जो हमको बाहर के दृश्य दिखाती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया रेटिना होता क्या है, लेकिन आप ये बताएं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी आंखों में रेटिना में ही कोई प्रॉब्लम है? जी देखिए, इससे बात करने से पहले एक बार हमें समझते हैं कि रेटिना में क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि आँख में हमें कोई भी समस्या है वो 2 स्तर पे हो सकती है। एक स्तर ये है कि जब हमें समस्या महसूस होने लग जाए, जब महसूस होने लग जाती है तो हम वैसे भी किसी चिकित्सक के पास जाके और उसका निदान कराते हैं। दूसरा स्तर ये होता है कि जब हमें समस्या महसूस नहीं हो रही, उसको स्क्रीनिंग बोला जाता है। समस्या है मगर हमें महसूस नहीं हो रही, तो उसके लिए हमको स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो रेटिना में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं तो रेटिना के अंदर अगर बीमारी या कोई भी दुष्प्रभाव किसी बीमारी का होता है तो बढ़ता जाता है और मरीज को पता नहीं लगता। जब तक पता लगता है तब तक 80-85% नुकसान हो चुका है। जी तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि रेटिना कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो रेटिना को अफेक्ट करते हैं? जी हाँ, देखिए आज के समाज में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही मीठी बीमारी या मीठा जहर फैल रहा है जिसको डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनका एक एस्टिमेट है कि सन 2050 तक जो अपना भारत है वो डायबिटिक कैपिटल बन जाएगा पूरी दुनिया की। आए दिन आप देखते हैं कि डायबिटीज़ के कोई ना कोई मरीज आपके कांटेक्ट में होते हैं। आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले ये माना जाता था कि डायबिटीज़ तो नहीं, ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ की, पश्चिमी देशों की बीमारी है, हमारे यहाँ तो खान पान ऐसा नहीं है, वो नहीं है। मगर आज दिनों दिन ये बढ़ती जा रही है, हर घर में डायबिटीज़ होते जा रहे हैं ना। तो डायबिटीज़ एक ऐसा साइलेंट किलर है जो बाकी शरीर पे तो असर करता ही करता है, मगर रेटिना के ऊपर या आंखों के ऊपर भी उसका असर होता है। जी डॉक्टर साहब, किस तरीके का प्रभाव ये डायबिटीज जो है रेटिना पे डाल सकती है और किस हद तक प्रभावित कर सकती है रेटिना को, या किस किस तरह की समस्याएं रेटिना पे डाल सकती है? जी देखिए, डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले तो हम ये मान लें या समझना चाहिए सभी मधुमेह रोगियों को कि जिनको भी डायबिटीज़ है और कम से कम 5 साल की डायबिटीज़ हो गई है, उनको अपना रेटिना का चेकअप किसी ट्रेन रेटिना स्पेशलिस्ट से जाके कराना चाहिए, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या ना हो। क्योंकि अगर इसका जो इफेक्ट आना चालू होता है तो धीरे धीरे जब तक मरीज को पता लगने लगता है तब तक ये बहुत देर हो जाती है। और डायबिटीज़ जो असर करती है वो 3 स्तर पे ज़्यादा करती है। सबसे पहले जैसे सबको मालूम है कि ब्लड शुगर बढ़ जाती है, तो ब्लड शुगर बढ़ने के बाद धीरे धीरे हमारी जो
शिराएं और धमनियां होती हैं, नसें जिसको बोलते जी। हैं, उसके अंदर धीरे धीरे जाके वो जमने लगती है और उनका जो ल्यूमन या बीच के जो रास्ता है वो छोटा होता जाता है और उस छोटे होने से जिस जगह पे जितना खून, जितना ऑक्सीजन, जितना हीमोग्लोबिन पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचता और इसलिए वो जगह काम करना बंद कर देती है। इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जो सबसे पहला लक्षण होता है जो डायबिटीज के अंदर पर्दे का होने लगता है। जी, आप ये बताएं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम ऐसा कहते हैं और डॉक्टर्स भी ऐसा सजेस्ट करते हैं कि हर 6 महीने में या हर 3 महीने में आप लोग स्क्रीनिंग कराएं, तो क्या इसमें भी एक रेगुलर टाइम पीरियड पर स्क्रीनिंग ज़रूरी है? जी हाँ, स्क्रीनिंग की बहुत ज़रूरत है और जैसा मैंने बताया ये थंब रूल की तरह हम मान लें कि हमारे 5 साल अगर हो गए हैं तो साल में एक बार तो हमें करवानी ही है और उसके बाद अगर जो भी लक्षण होते हैं उसके अनुसार डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको 3 महीने की ज़रूरत है, 6 महीने की ज़रूरत है या महीने की ज़रूरत है। जी, ये तो एग्जामिनेशन की बात हमने की डॉक्टर साहब, लेकिन क्या घर बैठे डायबिटिक पेशेंट को किस तरीके से क्या पता लग सकता है क्या कि मेरे रेटिना पे अफेक्ट कर रही है डायबिटीज़? हाँ, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको कि डायबिटीज वाला अगर ध्यान दे तो उसको पता लग सकता है कि शायद मेरे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये हो रहा है कि उसको बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरे नंबर, चश्मा अगर वो लगाता है तो मेरे नंबर बार बार बढ़ रहे हैं, या अभी 3 महीने पहले मैंने चेक कराया था फिर नंबर बढ़ गए। ये एक लक्षण है जो अगर आपकी डायबिटीज बढ़ी हुई है तो उसका असर आँख के ऊपर आ रहा है। दूसरा ऐसा है कि अगर आपको बैठे बैठे ऐसा लगता है कि निगाह में या आपकी नज़र में कुछ काले काले दाग धब्बे आपको दिखने चालू हो गए हैं तो वो भी एक डायबिटीज़ का शुरुआती लक्षण हो सकता है। तीसरा ये होता है कि आप जब सामने सीधा देखते हैं और उसके अलावा ये ध्यान दीजिए कि मुझे साइड में कितना दिख रहा है। अगर ऐसा लगता है कि साइड की चीज़ कम हो रही है तो वो भी रेटिना की बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। अलार्म है कि आपके साथ कुछ ना कुछ रेटिना में प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे बड़ा अलार्म ये है कि आप अपनी ब्लड शुगर को देखिए। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ये मान के चलिए कि आपके 100% रेटिना में असर होने वाला है या हो गया है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ की वजह से रेटिना पे इस तरीके का अफेक्ट पड़ता है या आपके ब्लड शुगर लेवल्स अगर बढ़े हुए हैं तो कंप्लीट चांसेस हैं कि रेटिना पे अफेक्ट हो रहा होगा, तो क्या इसे अलग से ट्रीट किया जाता है या ब्लड शुगर लेवल को अगर हम कंट्रोल करें या डायबिटीज़ को कंट्रोल करके भी इसे ऑटोमेटिकली ट्रीट किया जाता है? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही है और इसके लिए मैं आपको एक हमारी संस्कृति का पुराना दोहा सुनाना चाहता हूँ कि एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट के लिए ये होता है कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखें। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें दवाइयां हैं, शुरुआती के अंदर दवाइयों के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो कुछ एडवांस इंजेक्शंस आए हैं जो लगाने पड़ते हैं। कभी कभी लेज़र से इसको कंट्रोल किया जाता है, या बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ गया तो फिर इसके रेटिना के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये हमने बात की कि डायबिटीज़ किस तरीके से रेटिना को अफेक्ट कर रही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, जहाँ तक मैं समझती हूँ किडनी की वजह से भी रेटिना पे अफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या फिर वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके वजह से रेटिना पे अफेक्ट होता है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे डायबिटीज या मधुमेह की, तो डायबिटीज जो दूसरा शिकार अपना बनाती है वो किडनी को बनाती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और उसके बाद नसों को, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये डायबिटीज के साथ भी हो सकती है या फिर डायबिटीज के बिना भी किडनी खराब होती है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक पूरा डेवलप्ड डिपार्टमेंट है जो किडनी के मरीजों को ट्रीट करता है। प्रथम लेवल से लेके ट्रांसप्लांट तक सारे सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं। तो जब किडनी में भी इफेक्ट होता है उसके अंदर भी डायबिटीज की तरह से ही पर्दे के ऊपर खून का रिसाव होने लगता है। ये आप जो अभी देख रहे हैं इसमें आपको दिखेगा कि पर्दे के ऊपर पीले पीले जो धब्बे हो गए हैं, वो सूजन आ गई है, खून आ गया है। उस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किडनी पेशेंट्स में भी होते रहते हैं। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन कौन से फैक्टर्स हैं या और कौन कौन से बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से रेटिना पे अफेक्ट आता हुआ हम देख रहे हैं? जी, आज क्योंकि आप बहुत वास्ट लेवल पे रेटिना के जो पेशेंट्स हैं उन्हें आप ट्रीट कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स आपने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से रेटिना पे अफेक्ट पड़ता हुआ दिखता है? जी, ये तीसरा एक बड़ा जो कारण है जो आज अपने हमारी मॉडर्न एज में ये डेवलप होता आ रहा है। आपने सुना होगा कि पहले किसी ज़माने में कहा जाता था कि बच्चा हुआ था साहब 6
जल्दी हो गया था, वो बचा नहीं, प्री मैच्योर। तो मगर आज जो हमारी बच्चे वाली डिपार्टमेंट है, नियोनेटोलॉजिस्ट है, वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि हम लोग 600-700 ग्राम के बच्चों को भी बचाते हैं और वो बचते हैं और आगे लाइफ में जाते हैं। मगर उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनके अंदर भी एक बीमारी होती है जिसको ROP बोलते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। वो उन हर बच्चे में होने के चांसेस रहते हैं जिसका जन्म 7 महीने से पहले हुआ है। मतलब तो प्री मैच्योर बच्चे या प्रीटर्म डिलीवरी से जो बच्चे हो रहे हैं जी, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें ही चांसेस होते हैं। इसलिए ये इंटरनेशनल बॉडी और हमारी इंडिया की बॉडी ने भी ये नॉर्म कर दिया है कि जो भी बच्चा 1500 ग्राम से कम अगर उसका बर्थ वेट है तो उसका NICU में, हॉस्पिटल में भी 20 से 21 दिन की जब उम्र होती है चाहे उसकी, तभी उसका रेटिना चेकअप होना चाहिए। क्योंकि ये ROP एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसमें टाइम रहते हैं, और वो टाइम होता है जन्म के 20 से 30 दिन के अंदर अंदर, तब तक अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर वो बच्चा जन्मजात अंधा हो जाता है। उनसे बातचीत हम कर रहे थे कि कौन कौन सी वो फैक्टर्स हैं और कौन कौन सी वो डिजीजेज हैं जिसकी वजह से रेटिना पर हम देख रहे हैं कि अफेक्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उसमें भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि सीधा अफेक्ट आंखों पे पड़ा है, ट्रॉमा हो गया हो या कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ हो, उसका असर रेटिना पे पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। जो एक्सीडेंट है या चोट है उसमें अगर कभी भी हेड इंजरी होती है या कोई डायरेक्ट इंजरी होती है तो आँख का पे चोट लगती है और कई बार इसमें रेटिना भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चोट को हम बेसिकली 2 तरह से हम इसको बांट सकते हैं। एक जो ट्रॉमा जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलते हैं या सड़क पे जो चोट हुई वो, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चोट होती है जिसको इंडस्ट्रियल ट्रॉमा बोलते हैं या ऑक्यूपेशनल ट्रॉमा। ये वो ट्रॉमा है जो सड़क पे नहीं होता, आपको काम करते करते होता है। जी। हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि मैं लेथ मशीन पे काम कर रहा था और चलते चलते कोई चीज उड़ के आ गई, मेरे आंख में चली गई। या और ऐसे बहुत सारे, कल ही मेरे पास एक बच्ची आई थी जो किसी ज्वेलरी वर्कशॉप पे काम करती है और वो रिंग बना रही थी और वो रिंग उड़ के इतनी जोर से उसकी आंख में सीधी आके लग गई और उससे उसका रेटिना फट गया। तो उसके लिए बहुत जरूरी, एक तो सबसे पहले जैसे हम हेलमेट पहनते हैं अपना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो हेलमेट बहुत जरूरी है, चाहे वो डायरेक्टली रेटिना से रिलेटेड नहीं हो, मगर अगर आपके सर पे हेलमेट होगा तो आपका हेड ट्रॉमा कम होगा और हेड ट्रॉमा कम होगा तो रेटिना का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इंडस्ट्रियल ट्रॉमा है, जहाँ पे भी हमारे ऐसे कुछ काम हो रहे हैं जहाँ पे लेथ मशीन वगैरह जैसे जी, चीजें, देखिए वो जी हाँ, मास्क या कुछ यूज करते हैं जी अपने जी सामने जी। देखिए वेल्डिंग के अंदर तो फिर भी क्या है कि जो करने वाले उसे पता है तो वो एक स्क्रीन यूज करके उसको यूज करते हैं। मगर हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ रूल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। अदरवाइज जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उन सबको अगर ऐसे आसपास कोई भी प्रोजेक्टाइल, मतलब आपके आसपास लेथ चल रही है, कोई ठोक रहा है, हथौड़ी चल रही है, तो उनको आई गियर पहनने की जरूरत होती है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर अगर वो नहीं पहनते हैं तो ये इलीगल है। आपने देखा होगा अभी अब अपने इंडिया के अंदर जो हाईवेज बनते हैं तो पहले वो ऐसे ही बनाते थे, मगर आजकल सब लोग एक हेलमेट पहन के बनाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको लीगल कर दिया। फिर ऊपर से कोई भी चीज गिरेगी तो वो सीधा ट्रॉमा कर सकती है। जी। मगर आई में अभी भी ये बहुत इग्नोर्ड है, लोग बाग काम करते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और दुखद इसका प्रभाव ये होता है कि जो इस तरह के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो यंग होते हैं, वो ब्रेड विनर्स होते हैं, जो काम कर रहे हैं 20 साल 25 साल 30 साल का लड़का है और वो लेथ मशीन पे काम कर रहा है या किसी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है और उसकी आंखों के अंदर कोई लोहे की कणी चली गई, कोई चीज चली गई, तो सिर्फ वो पेशेंट नहीं, पूरी की पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इस तरह का कोई काम करें तो एक आई गॉगल्स या एक सिंपल चश्मा या प्रोटेक्टिव गॉगल्स आते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अभी तक हमने ये समस्याओं की बात करी कि किस किस तरीके से रेटिना से रिलेटेड समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ऐसी समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो किस किस तरीके से हम रेटिना से संबंधित प्रॉब्लम्स को, तकलीफों को ट्रीट कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि आज दुनिया के अंदर जो जितना विज्ञान डेवलप हो चुका है तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं थी, तो हम ट्रीट नहीं कर पाते थे। मगर आज जो साइंस की इम्प्रूवमेंट हो गया है, एडवांसमेंट हो गया है, तो उससे
हम काफ़ी कुछ ट्रीट कर सकते हैं। जी। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कॉज को ट्रीट करना होता है, तो जो भी कॉज है उसको अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी या कंट्रोल रहेगी। जी। फिर अब बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो सिंपल ड्रॉप्स के फॉर्म में भी इफेक्टिव होती हैं और रेटिना के बीमारियों को ठीक करती हैं, शुरुआती सूजन को या बाकी चीज़ों को होती है। जो मेन ट्रीटमेंट होता है रेटिना का, जैसे रेटिना फट गया है या और दूसरी प्रॉब्लम्स है, तो वो लेज़र से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको लेज़र रेटिनल सर्जरी बोला जाता है। जी जी। और उसके बाद अब जो हमारी और एडवांस सर्जरीज हो गई हैं जो विट्रोटाइनल सर्जरीज कहलाती हैं, तो उसमें बहुत एडवांस स्टेजेस हो गई हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सर्जिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं जी। बट ये सब कहने के बाद एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि आज की तारीख तक जो एडवांसमेंट ऑफ साइंस है उसका एक ड्रॉबैक ये है कि अब तक हम नकली रेटिना नहीं बना पाए हैं। आर्टिफिशियल रेटिना हमारे पास नहीं है, आर्टिफिशियल लेंस है, इसलिए हम कैटरेक्ट का ऑपरेट करके लेंस डाल देते हैं। तो हमारे पास आर्टिफिशियल रेटिना दुनिया में नहीं है, तो जो रेटिना है उसी को हमें रिपेयर करना पड़ता है, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी सुनने वालों से करबद्ध प्रार्थना है कि जो आपको भगवान ने दिया है उसका जरा ख्याल रखें, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, और कहीं ना कहीं ये खूबसूरती भी है आंखों की कि हर चीज को हम आर्टिफिशियली रिप्लेस नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब इसके अलावा ये बताएं कि कॉम्प्लिकेशन भी क्या इस तरीके की सर्जरीज में होते हैं, या जो एज हम देख रहे हैं, जो पेशेंट्स की एज है या जो रेटिना से संबंधित जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या एज के अकॉर्डिंग भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे आज घर में कई लोगों को आपको सुनने को मिलेगी, जो 60 साल से बुजुर्ग पीढ़ी है, उनके अंदर ARMD या एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन एक बीमारी हो जाती है, जिसको सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं कि भाई आपका पर्दा गलने लगा है और गल के उसके बीच में से वो खराब हो गया। ये भी एक बीमारी है जो आज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, तो हमारे पास बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो गए और उनको फिर प्रॉब्लम होती जा रही है। तो उसके लिए अभी बहुत एडवांस इंजेक्शंस और थेरेपीज आई हैं जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये होता है, हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है जिसको कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं, तो कैटरेक्ट सर्जरी हो रखी है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसका ट्रीटमेंट भी रेटिना स्पेशलिस्ट करते हैं। इसमें कई बार ये होता है कि कैटरेक्ट करते टाइम कैटरेक्ट का कोई टुकड़ा आँख के अंदर गिर गया, रेटिना के अंदर गिर गया, या कैटरेक्ट करते टाइम उसकी झिल्ली फट गई तो लेंस नहीं डल पाया, तो उसमें कुछ एडवांस तरह के लेंसेज होते हैं जो हम डालते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने, और वो ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में पहला ऐसा लेंस था जो महात्मा गांधी में डाला है, जिसको एक छोटे बच्चे में डाला, और वो मेरे ख्याल से 3 या 4 साल से इंडिया के सब सेंटर्स में घूम के आया था, सब जगह उसको कह दिया गया था कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मगर वो हमने यहाँ पे उसका एक SFL वाला ऑपरेशन किया और आज वो बच्चा देख पाता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की कि एक जो बुजुर्ग जो तबका है कि उसे आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं और कितना रिस्क वहां पर होता है, लेकिन अगर इसके उलट हम देखें तो आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स, क्योंकि लाइफस्टाइल से ही ये डायबिटीज जो है वो इजाद हुई है, तो छोटे बच्चों में भी क्या इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं क्या, और उससे आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? जी हाँ, छोटे बच्चों के अंदर आजकल आप देखिए स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है। बिल्कुल। कोरोना के बाद में स्क्रीन यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, एक तरह से स्क्रीन का एक्सेप्टेंस हो गया, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, ऑनलाइन जॉब्स हो गए, तो एक तरह से अब ये इनएविटेबल वाइसेस है कि इसको हम हटा नहीं सकते। मगर छोटे बच्चों में, अब छोटे बच्चे और बड़े में क्या फर्क है, 1 मिनट हम ये समझ लें कि छोटे बच्ची वो इमारत है जो बन रही है और बड़ा वो है जो बन चुका। तो जिस टाइम वो इमारत बन रही है, अगर उस टाइम कोई कमजोरी रह गई तो वो फिर लाइफ लॉन्ग रहती है। तो ऐसे बच्चों में स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम रखना चाहिए। और दूसरी चीज है, जब स्क्रीन यूज भी कर रहे हैं तो कंट्रास्ट का मतलब ये होगा कि अंधेरे कमरे में नहीं यूज होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग में होना चाहिए, नहीं तो वो कंट्रास्ट बढ़ता है। और एक स्टडी में ये आया है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है या कंट्रास्ट ज्यादा है, एक स्टडी जापान में हुई थी जिसकी उनका चश्मे के नंबर आने के चांसेस और जो नंबर है उसको ज्यादा तेजी से बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। वो हम देख भी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में आजकल इतने हाई पावर चश्मे वो लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको दिखने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रेटिना से रिलेटेड, तो क्या जो छोटे बच्चे जो स्क्रीन टाइम, क्योंकि क्लासेस जो ऐसी हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अगर बाकी स्क्रीन टाइम को अगर हम हटा देते हैं
तो उस सिचुएशन में क्या प्रिकॉशनरी कोई लेंस या एंटी रिफ्लेक्शन लेंस हम लगाएं या किसी तरह का कोई स्पेक्स यूज करें तो क्या इससे बचा जा सकता है या जो रिस्क है उसे कम किया जा सकता है क्या? जी देखिए, बच्चों के अंदर सबसे पहले तो एक थोड़ा खान पान पे हमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल हमारा जो खान पान का पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड या आउटसाइड पैकेज फूड है, हाँ, जंक फूड्स को कम करें। जो नॉर्मल अपना दाल रोटी सब्जी सलाद वो ज़्यादा लें, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये बनती हुई इमारत है और बनती हुई इमारत में आपने खाली ईंटें लगा दी, सीमेंट नहीं दी तो नहीं टिकेगी। तो आपको सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी तब जाके वो होगा। दूसरा जो मैंने बताया कि कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा ना चेंज होने, बच्चे करते हैं हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अंदर कमरा बंद कर लिया, अंधेरा कर लिया, उसमें कर लिया, वो चीज़ ना करें। थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ भी रखें, क्योंकि बॉडी के अंदर जब खेलते हैं तो हमारे कैटेकोलामाइंस और दूसरे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आँख की डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। जी जी। तो उस लेवल पे हम थोड़ा ध्यान दें। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज के जो ऑरा में हम आँखों से रिलेटेड और खासकर रेटिना से रिलेटेड जो समस्याएं आपके पास आ रही हैं, जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और जिस तरीके से आप उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि साइंस काफ़ी एडवांस हो चुका है और जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, तो जो सक्सेस रेट है इस ट्रीटमेंट का वो कितना है? देखिए सक्सेस, क्योंकि एक बात ये भी है कि हम किसी भी तरह की सर्जरी हो गई, लेजर हो गया या किसी भी तरह से हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें एक डर अंदर हमेशा होता है, पेशेंट चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, ये डर हमेशा होता है कि इसकी सक्सेस रेट क्या है, क्या ये सफल है? क्योंकि जैसे अगर लेजर की लेंस ट्रीटमेंट की हम बात करें तो उसमें ऐसा कहते हैं 40 के आसपास तक करा लेना चाहिए, उसके बाद नहीं कराना चाहिए, तो इसकी सक्सेस रेट कितनी है? देखिए सक्सेस रेट जहाँ तक रेटिना सर्जरी की है तो हम पिछले 25 साल के अंदर जब वो सक्सेस रेट, आज से 25 साल पहले वो 25 से 30% थी, आज वो रेट 80 से 85% हो गई है। 15% अभी भी, क्योंकि मैंने 15% तो तभी होगी जब हमारे पास एक आर्टिफिशियल रेटिना होगा। जब आर्टिफिशियल रेटिना होगा तो बिल्कुल ख़राब रेटिना को हम निकाल देंगे और उसकी जगह पर नया डाल देंगे जी। तो सक्सेस रेट की बात ये। दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे हम हमारे पेशेंट को कहते हैं कि अगर हमारे पर्दे में पर्दा उखड़ गया है, सिकुड़ गया है, तो हमारे पास बस दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि जो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो हम करवाएं, दूसरा ऑप्शन ये कि हम ट्रीटमेंट ना कराएं। तो ट्रीटमेंट हम कराएंगे तो उसमें सक्सेस के चांसेस हैं, कितने हैं वो नहीं बताए जा सकते। ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो 100% चांसेस ये है कि आने वाले टाइम में सब कुछ जीरो होने वाला है जी। और डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि जो ट्रीटमेंट है रेटिना से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का, वो कितना इकोनॉमिकल है? क्या ये हर तबका अफोर्ड कर पा रहा है या ये आउट ऑफ बजट जाता है? नहीं, ऐसा आउट ऑफ बजट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप करा रहे हो। मगर अभी जो हमारी सरकार की, मतलब एक ब्रीफ पूछ रही हूँ कि नहीं देख, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर अभी ऐसा है कि गरीब तबके के लिए भी सरकार ने अपनी जो ये भामाशाह चिरंजीवी स्कीम्स हैं उसके अंदर रेटिना ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल करा ही नहीं सकता, वो भी इनके, क्योंकि ये तो जो सभी ट्रीटमेंट जो है वो सरकारी लेवल पे भी उपलब्ध हैं। सरकारी लेवल पे कुछ संस्थानों में उपलब्ध है, सब जगह है कि नहीं है पता नहीं, हमारे यहाँ उपलब्ध है। जी जी जी। डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। और जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, आंखों का एक छोटा सा पार्ट रेटिना, उसे किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल और ये छोटी छोटी डिजीजेज जो हैं वो अफेक्ट कर रही है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।